जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का जो विज्ञान है उसमें पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है ना, वो कहीं ना कहीं पदार्थ है। आप अगल बगल देखेंगे वो सारी जो चीजें हैं वो एक ना एक वस्तु है, और वो सारी जो वस्तुएं होती हैं उन्हीं को हम लोग पदार्थ कहते हैं। ये थोड़ा सा इसको और हम लोग विस्तार रूप से जानते हैं और अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, देखिए हमारे चारों ओर हमारे आसपास जो कुछ भी है जो हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, हमारे अगल बगल जितनी भी चीजें हैं, जैसे पंखा है, कुर्सी है, पेन है, समझ रहे हैं, ये जो सारी चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं वस्तु हैं, ये सारी चीजें। और इन्हीं वस्तुओं को हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ होने के दो शर्त हैं कि उसको हम पदार्थ कहेंगे या नहीं कहेंगे। दो शर्त है। तो एक शर्त ये है कि वे सभी वस्तुएं जो या तो स्थान घेरती हूँ, क्या करती हूँ, स्थान घेरती हूँ। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इसको हम लोग कहीं रखेंगे जब, तो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, जगह लेगा, समझ रहे हैं। और इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मीन्स जा करके इसको तौलेंगे हम लोग, ये 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जो कुछ भी इसका द्रव्यमान होगा, इसका कुछ द्रव्यमान होगा। तो सारी की सारी उस तरह की जो भी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? तो पदार्थ कहलाती हैं। तो आप बता सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है, वो सभी वस्तुएं जो होती हैं पदार्थ कहलाती हैं। देखिए, प्रकाश एक चीज है। जैसे प्रकाश बोलते हैं हम लोग कि प्रकाश तो दिखाई देता है, तो बताइए क्या प्रकाश पदार्थ है? तो आप बताइए कि प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है, क्योंकि प्रकाश का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। क्या आप प्रकाश को जोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोक पाएंगे। तौल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। प्रकाश केवल हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब देखिए, कोई पूछे कि हवा क्या पदार्थ है, तो आप बताइएगा कि बिल्कुल हवा पदार्थ है। अब हवा को पदार्थ बताने के लिए क्या करेंगे आप? तो जैसे एक गुब्बारा ले लेंगे, गुब्बारे को पहले जोख लेंगे, वजन कर लेंगे कितने ग्राम का है, और फिर उसमें हवा भर के फिर उसका वजन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ उसका द्रव्यमान जो है बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि हवा जो है एक पदार्थ है, लेकिन प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है। अब देखिए, ये सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कुर्सी, पेन, शरीर, हम लोगों का जो शरीर है भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। लकड़ी, लोहा आदि, हवा बता सकते हैं आप लोग। ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सभी के सभी क्या है? पदार्थ हैं। उम्मीद है कि इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। देखिए, पदार्थ जो होते हैं इनके कुछ भौतिक स्वरूप हैं। भौतिक स्वरूप बोले तो इनका आकार, अवस्था, इस तरह से कुछ भौतिक इनका रूप होता है। तो जो पदार्थ होते हैं ना, ये कणों से मिल करके बने होते हैं। जैसे हम लोगों की शरीर जो है कोशिकाओं से मिल करके बनी है, उसी तरह से जो पदार्थ होते हैं ये छोटे छोटे कणों से मिल करके बने होते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिल करके बने होते हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं ना, ये कण इतने छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो पदार्थ के कण हैं इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप घर में आपके इस कपड़ा खींचते हैं हम लोग, तो नील का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं। नील जो होता है घर में सबके होता है, नील का प्रयोग करते हैं। तो आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए, या ऐसे 100 ml आप पानी ले लीजिए, और इसमें आप थोड़ा सा नील ऐसे डाल सकते हैं, समझ रहे हैं। नील डालिए आप उसमें 10 ml, फिर इसमें से थोड़ा सा पानी नील वाला इसमें डालिए, इसका भी देखेंगे तो जो है कलर बदल जाएगा। फिर इसमें से थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे तो इसका भी कलर बदल जाएगा। अब इसमें से थोड़ा इसमें डालेंगे तो इसका भी कलर बदल जाएगा। इससे पता चल रहा है कि थोड़ा सा नील हमने पानी में डाला, और वो इतने बर्तनों में डालने के बावजूद भी उसका जो कण है इतने छोटे हैं कि उसमें चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और देखिए, पदार्थ के कण इतने छोटे हैं, जैसे जल होता है, जल में हम लोग जल जैसे ले लेते हैं, हम लोग उसमें नमक मिलाते हैं, इसे हिलाने पर जो है जल में नमक घुल जाएगा। तो आप देखते हैं कि जो जल है उसमें कहीं हमें खाली स्थान नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी नमक डाल रहे हैं तो उसमें घुल जा रहा है। इसका मतलब है कि पदार्थ के कण जो है अत्यंत छोटे हैं, और उन कणों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ रिक्त स्थान है। इसको हम और अच्छे से अभी समझाते हैं। तो देखिए, पदार्थ जब आपसे कोई पूछे कि ये कण कितने छोटे होते हैं, तो बताइएगा कि अत्यंत छोटे होते हैं, जिनकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं।
आप किसी ऐसे वस्तु का कल्पना कीजिए जो बहुत छोटा हो, तो बस आप समझ लीजिए कि पदार्थ के जो कण है उससे भी छोटे होते हैं, क्योंकि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब देखिए पदार्थ के कण का मतलब, जैसे मान लीजिए एक ईंट इस तरह से ले लीजिए आप, और इसको मान लीजिए कि हम इसको फोड़ते हैं तो मान लीजिए ये 2 टुकड़ों में हो जाएगा। अब इस टुकड़े को ले लीजिए, अब इसको फोड़ेंगे तो और छोटा छोटा होगा। अब इस छोटे वाले टुकड़े को ले लेंगे तो ये और छोटा छोटा होगा। इस तरीके से यदि हम और इसको टुकड़े करते जाएं और टुकड़े करते जाएं और टुकड़े करते जाएं, तो लास्ट में हमें एक ऐसी स्थिति मिलेगी, आप उसकी कल्पना कीजिए, जो कि इतना छोटा हो जाएगा जिसका हम लोग टुकड़ा नहीं कर पाएंगे। जैसे ईंट कैसे बनता है, तो धूल से बनता है, जो मिट्टी होता है, धूल ऐसे पूरा छोटे छोटे कण रहते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले गीला किया जाता है, उसके बाद ईंट बनाया जाता है। तो जो मिट्टी के जो कण है बहुत छोटे छोटे होते हैं, यदि एक कण आप उठा करके तोड़ना चाहें तो आप बस का नहीं है कि हम लोग उसको तोड़ पाएंगे। तो देखिए जो पदार्थ के कण होते हैं वह अत्यंत छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए और थोड़ा सा देखते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, जो भी एक कण है पदार्थ के जिनका हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, इन पदार्थों के जो कणों के जो कुछ गुण होते हैं, अभिलाक्षणिक कुछ गुण है इनके अंदर। जैसे हम लोगों के भी अंदर कुछ गुण है, जैसे हमारा गुण ये है कि हम पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कुछ गुण होते हैं पदार्थ के कणों में। तो देखिए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि जो भी पदार्थ होते हैं इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। आप इस चीज को यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये नमक जब हम लोग जल में घुलाए हैं, जैसे आप एक कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि एक क्लासरूम है, एक ऐसे बड़ा सा क्लासरूम एक क्लासरूम है जिसमें मान लीजिए कि इधर बोर्ड लगा हुआ है और इधर से बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि यदि इस क्लासरूम में 50 सीटों की, मतलब बैठने के 50 सीटों की इसकी शक्ति हो, जैसे 50 सीट इसमें हो, जैसे 50 बच्चे इसमें बैठ पाते हो, 50 सीटें लगी हो, और मान लीजिए कि इसमें 50 बच्चे आकर के इस क्लासरूम में बैठ जाते हैं, समझ रहे हैं। तो क्या एक और बच्चा आएगा तो इसमें बैठ पाएगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी जो सीटें हैं फुल हो चुकी हैं। जैसे आप बाइक पे जा रहे हैं, मान लीजिए कि 3 लोग बैठ गए हैं पहले से ही, बताइए एक और किसी को बैठाना होगा तो कहाँ बैठेंगे? तो जगह सीटें सब भर गया है तो कोई नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई रिक्त स्थान नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ 50 बच्चों के लिए इसमें व्यवस्थाएं हैं क्लास में, और मान लीजिए कि यहाँ पे 40 बच्चे ही बैठे हैं, तो क्या और 10 बच्चे आएंगे तो बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे? तो बिल्कुल बैठ जाएंगे। उसी तरह से ये जो जल है, जब इसमें हम लोग नमक डालते हैं तो जो जल में नमक है, इन जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वहीं पे जा करके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और यह कैसे पता चल रहा है कि जल में जो है नमक डालने पर वहीं जाके कणों के रिक्त स्थान नहीं बैठ रहे हैं? तो आप इसके लिए घर पे एक प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे जो बीकर है इसमें जल ले लीजिएगा और जल में यहाँ पे निशान लगा लेंगे। आप क्या करेंगे, जल में जहां तक भरेंगे वहां पे निशान लगा लेंगे आप। उसके बाद नमक को डालिए इसमें। क्या करेंगे, उसके बाद नमक जब डालेंगे आप तो देखेंगे कि जो जल का स्तर यहाँ तक था वहां से उस स्तर में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जल है उसमें रिक्त स्थान है, और वही नमक या चीनी जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं उन्हीं रिक्त स्थानों में जाकर के वो क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें रिक्त स्थान होता है। अब अगला चीज देखिए, जो पदार्थ के कण होते हैं ये निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। देखिए ये चीजें जो होती हैं हमें महसूस नहीं होती हैं। जैसे जो ठोस है उसके कण जो होते हैं पास पास होते हैं। अभी आगे चीजें आपको समझ में आएंगी। आप यहाँ से याद रखिए कि पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं, यानी उनके कणों में गतिज ऊर्जा होती है। कोई पूछेगा कि पदार्थ के कण क्यों गति करते हैं, तो बताइएगा कि उनके कणों के बीच में गतिज ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, गति करते हैं। अभी इसको हम आगे समझाते हैं। देखिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो भी ये पदार्थ के कण है एक दूसरे को क्या करते हैं, खींच के रखते हैं। अब ये अलग बात है कि कोई पदार्थ जो है ज्यादा खींच लेता है, कोई कम खींचता है, वो उनके अलग अलग गुणों पर निर्भर करता है। तो इससे पदार्थ के कण जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो आप याद रखिएगा कि पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को खींच के रखते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गति करते हैं, यानी कि उनके कणों के बीच में जो है
गतिज ऊर्जा होती है, कणों में गतिज ऊर्जा होती है और वही गतिज ऊर्जा जो होती है इनको गतिशील रखती है, यानी कि निरंतर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, अवस्था यानी जैसे मान लीजिए हम लोग अभी छोटे रहते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, जवान बूढ़े हो जाएंगे, इस तरह से अवस्थाएं होती हैं। तो उसी तरह से जो पदार्थ हैं इनकी भी कुछ अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ जो होते हैं भौतिक रूप के आधार पर हम लोग इनको 3 अवस्थाओं में विभाजित करके, और क्लास 9 में आप लोग इन्हीं तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए पहला जो अवस्था है यहाँ ठोस है, दूसरी अवस्था जो है द्रव की है, और तीसरी जो अवस्था है क्या है, गैस की है। यानी कि कोई पूछे कि पदार्थ की जो है भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तो आप बताएंगे कि 3 प्रकार के हैं, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। तो देख लीजिए ठोस के रूप में जैसे कुर्सी है, मेज है, लकड़ी है, ठीक है, यहाँ से लोहा है। और जो है द्रव के रूप में देखेंगे तो आप पानी हो जाएगा, तेल हो जाएगा, स्याही हो जाएगा, शहद हो जाएगा, दूध हो जाएगा। और गैस के रूप में देखेंगे तो आप ऑक्सीजन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो इस तरीके से पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए आगे हम लोग एक एक के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि ये कैसे क्या चीजें हो रही हैं। तो देखिए ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार बोले तो जैसे ये पेन है, इसका जो आकार है क्या है, निश्चित है। इसको हम लोग देखिए पेन का जो आकार है क्या है, निश्चित है। इधर से इधर कहीं भी लेकर के जाएंगे रखेंगे तो इसका जो आकार होगा निश्चित ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब है कि यहाँ स्थान जो घेरता है, आप सिंपल भाषा में समझे तो ये जितना स्थान घेरता है यही उसका आयतन है। यानी कि इसको कहीं पर भी ले जाकर रखेंगे तो वहाँ उतना ही स्थान घेरेगा। इसका मतलब है कि इसका जो आयतन है क्या है, निश्चित है। देखिए ठोसों को हम लोग संपीड़ित मतलब नगण्य होती है, यानी इनकी संपीड़ता जो होती है नगण्य होती है। यानी कि संपीड़ता का मतलब समझिए कि इनको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, बहुत कम दबा सकते हैं, ना के बराबर। जैसे पेन है, आप अपने हाथ में जो पेन लिए हैं इसको ऐसे दबाएंगे, कितना भी जोर से दबाएंगे तो यहाँ दबेगा नहीं, क्योंकि इनकी संपीड़ता जो होती है नगण्य होती है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम लोग दबा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग पेन है, पेन की कुल्फी देखे हैं, उसको दबा सकते हैं, या फिर छोड़ेंगे तो फिर उसी रूप में आ जाएगा। ये सारी चीजें भी जो होती हैं ठोस में ही आएंगी। ठीक है, देखिए इनकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं। क्या होती हैं, इनकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं। जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है तो इस बोर्ड का जो आकार है क्या निश्चित है, और आयतन भी निश्चित है, क्योंकि इसको कहीं पे भी ले जाके शिफ्ट करेंगे तो यहाँ उतना ही स्थान गिरेगा, और इसका आकार जो है निश्चित है। तो इसका मतलब है कि इसका जो है स्पष्ट सीमाएं होती हैं। जैसे लकड़ी देख रहे हैं, तो लकड़ी की जो सीमा जो है यहाँ स्पष्ट है कि ऐसे ऐसे ये लकड़ी जो है। इस तरह से बर्फ है, पत्थर है, धातु है, ये सब सारी चीजें देख रहे हैं तो इनकी जो स्पष्ट सीमाएं होती हैं। देखिए ठोस का और गुण है कि उनके कणों के बीच जो है रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है। जो भी ठोस होते हैं, तो ये ठोस देखिए इनके कणों को थोड़ा सा ऐसे दिखाया गया है आपको, तो इनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान जो है देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत कम है। यानी कि ठोस के कणों में जो है रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है। आप इसको और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों के जब घर पे काम होता है, देखे होंगे आपके भी घर पे कभी घर और बनता होगा तो देखते होंगे, ईंट जो होता है, ईंट को हम लोग क्या करते हैं, पानी से भिगोते रहते हैं। ठीक है, तो जब पानी से भिगोते हैं तो पानी कहाँ जाता है, ईंट सोख लेता है। इसका मतलब है कि ईंट जो है ठोस है और उसमें भी कुछ रिक्त स्थान है जहाँ पे जो पानी है जा करके अपना जगह ले रहा है और वहां पे बैठ जा रहा है आराम से। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ठोस में भी रिक्त स्थान होता है, लेकिन नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और देखिए इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। ठोस को देखते हैं, इसके कणों के बीच के जो आकर्षण बल होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, एक दूसरे को खींच के रखते हैं, कहीं इधर उधर जाने नहीं देते हैं। ठीक है, और देखिए ठोस जो होते हैं दृढ़ होते हैं। ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, यानी कि इनको आसानी से हम लोग फोड़ फाड़ नहीं सकते हैं, तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं, ये दृढ़ होते हैं। और देखिए ठोस के कणों के बीच में जो होती हैं, जो गति अभी हमने बताया कि यहाँ पे आकर्षण बल ज्यादा होता है और इनकी जो है कण जो है गति करते रहते हैं ना, पीछे अभी पढ़े आप लोग कि जो है पदार्थ के कण गति करते रहते हैं, गतिज ऊर्जा के कारण। तो ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच में जो है कंपन गति होती है, यानी कि इनके कण जो है बहुत पास पास है। आप बात को समझिएगा,
कण जो है बहुत पास पास है और इनमें गतिज ऊर्जा जो है कण में होती है, जिसकी वजह से वो गति करते हैं। लेकिन कण एक दूसरे के पास पास है, उनमें आकर्षण बल ज्यादा, एक दूसरे को खींच के रखे हैं, तो गति कम करने देंगे। इसका मतलब है कि कंपन गति होगी। बस इसे झंझन बस इसे थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, वो गति करेंगे। तो इस तरह से ठोस को आप लोग समझ सकते हैं। आप बताएंगे कि ठोस का आकार है तो निश्चित होता है, इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है, इनको दबा नहीं सकते हैं, कम दबा सकते हैं, किसी किसी को दबा सकते हैं, जो कि वो भी ठोस में ही आएंगे। इनकी जो है स्पष्ट सीमाएं होती हैं, इनकी जो सीमा है ये स्पष्ट है। और इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान जो है बहुत क्या होता है, कम होता है। यहाँ से देख सकते हैं आप, इनके कणों में रिक्त स्थान कम होता है और इनमें आकर्षण बल जो है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और दृढ़ होते हैं और इनके कणों के बीच में जो गति होती है वो कंपन गति होती है। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग ठोस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम लोग द्रव के बारे में देखते हैं, लिक्विड के बारे में देखते हैं। तो देखिए, द्रव का जो आकार होता है निश्चित नहीं होता है। जो भी द्रव है उसका आकार निश्चित नहीं होता है। यहाँ बर्तन का आकार ले लेता है। जैसे घर पे देखते होंगे, एक गिलास दूध लीजिए और उसको थोड़ा सा एक बड़े बर्तन में डालेंगे तो उस बर्तन के आकार का हो जाएगा। लेकिन उसका जो आयतन है, ठीक है, जो उसका आयतन है वो क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे आप 100 ml दूध लिए हैं, गिलास में लिए हैं, और वही 100 ml दूध को बाल्टी में यदि डाल रहे हैं तो क्या जो है स्थान ज्यादा गिरेगा? नहीं, 100 ml है तो वह उतना ही स्थान गिरेगा और वह 100 ml ही रहेगा। आप यहाँ से इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन आकार गिलास में था तो गिलास के जैसा था, और अब उसको बाल्टी में डाल दिए तो बाल्टी के जैसा आकार ले लेगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो है आकार जो है निश्चित नहीं होता है और बर्तन का आकार ले लेता है। और यहाँ से बताएंगे कि द्रव का आयतन जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है। जितना पहले रहेगा उतना ही बाद में भी रहेगा, हम किसी भी बर्तन में डालेंगे तो। ठीक है, द्रव बहुत कम संपीड़ित होते हैं, इनको हम लोग थोड़ा दबा सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे ठोस के जो कण हैं उनकी अपेक्षा, ठीक है, जो ठोस होते हैं उनकी अपेक्षा हम इनको क्या कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। लेकिन गैस की अपेक्षा कम करेंगे। अभी गैस पढ़ेंगे आप लोग। देखिए, द्रव के जो कण होते हैं इनके बीच में रिक्त स्थान ठोस के जो अपेक्षा होते हैं उनके अपेक्षा ज्यादा होते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, जो भी द्रव के जो कण है ठोस की अपेक्षा इन कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, और द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। देखिए, द्रव के अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा जो द्रव के कण होते हैं उनमें जो है आकर्षण बल जो होता है क्या होता है, कम होता है। ठोस में बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। और यहाँ पे द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल कम होने के कारण इनका जो है आकार क्या हो जाता है, बदल जा रहा है। ठीक है, द्रव दृढ़ नहीं होते हैं। जो द्रव है दृढ़ नहीं होते हैं, ये बह सकते हैं। अभी पानी गिराएंगे कहीं तो बहने लगेंगे। अब क्या इसको गिरा देंगे यहाँ पे, इधर उधर जाएगा, जहाँ गिरेगा वहीं चैन से। ठीक, लेकिन जो द्रव होते हैं ये क्या होते हैं, बह सकते हैं, ये दृढ़ नहीं होते हैं। द्रव के कणों की गति जो होती है कम होती है, लेकिन ठोस की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ठोस से क्या होती है, अधिक होती है। आप बताएंगे कि द्रव के कणों की जो गति होती है कम होती है, ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं होती है जितना ठोस की होती है। ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, इनके कण ज्यादा गति करते रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, जो पानी है, दूध है, तेल है, शहद है, रस है, शराब है, सिरका है, स्याही है, शैम्पू है, द्रव, साबुन, इस तरह से ये सारी चीजें जो होती हैं सब क्या होती हैं, द्रव अवस्था में रहती हैं। ठीक है ना, आगे देखिए गैस के बारे में। गैस, तो देखिए गैस का ना तो आकार होता है निश्चित और न ही आयतन, ये दोनों अनिश्चित होते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए कि घर पे सिलेंडर देखें आप, जिस पे खाना बनता है, तो सिलेंडर जो होता है जिससे खाना बनता है, तो सिलेंडर रूम में, जैसे सिलेंडर में रहता है तो एक छोटे से सिलेंडर में, जैसे इस तरह से मान लीजिए कि वो भी सिलेंडर होता है, तो इसमें रखते हैं जब, तो इसी में इसके आकार का रहता है। और जैसे मान लीजिए कभी कभी किसी घटना हो जाती है, लीक कर देता है, तो देखते हैं वो पूरे रूम में, पूरे घर में, पूरे अपने अगल बगल फैल जाता है। इसका मतलब कि उसका आकार तो निश्चित नहीं है और उसके साथ साथ आयतन भी निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी इतना छोटे बर्तन में स्थान घेरा हुआ था, अभी दूर में भी घेर देता है। इसका मतलब है कि उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं है। और इनमें रिक्त स्थान जो होता है ना, गैस के जो कण होते हैं इनमें रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और यही रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होने के कारण आकर्षण बल जो होता है, अंतरा आणविक बल जो कणों के बीच में लगता है, वो बहुत कम हो जाता है, नगण्य हो जाता है। जैसे आप इस तरह से समझ लीजिए
कि जैसे आपके पापा घर पे रहते हैं तो सब बच्चे एकदम शांति से रहते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि वो पास है यानी कि उनका डर ज्यादा है, उनका आकर्षण बल जो है वहां पे ज्यादा काम कर रहा है, इस तरह समझ लीजिए। और वही कभी दूर रहते हैं तो क्या कोई कहेगा कि पापा से कह देंगे तो उसको थोड़ा कम डर लगता है, क्यों? क्योंकि कहता है कि आएंगे तो देख लेंगे जो होगा सो। इसका मतलब है कि वो दूर है तो वहां से उनका जो बल है, जो उनका डर है वो कम काम कर रहा है। तो उसी तरह से जो गैस के कण है दूर दूर होते हैं, जब गैस के कण दूर दूर होंगे तो उनका जो आकर्षण बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, कम लग रहा है। और जब आकर्षण बल कम लग रहा है तो ये सब खचला है, सब इधर से उधर अपना घूमना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि नहीं इनका कोई आकार निश्चित है, ना कोई आयतन निश्चित है, इसे लवारिस की तरह इधर से उधर घूमते रहेंगे। देख लीजिए गैस में अंतरा आणविक बल क्या होता है, नगण्य होता है, क्योंकि इनके कण जो है बहुत दूर दूर होते हैं, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। गैस दृढ़ नहीं होते, ये दृढ़ भी नहीं होते हैं, ये भी बह सकते हैं जैसे पानी बह रहा है। गैस बहुत अधिक संपीड़नशील होते हैं, यानी कि इनको बहुत ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर से इसे दबा दबा करके दबा सकते हैं। जैसे देख रहे हैं अभी हम लोग घर में जो सिलेंडर है देख रहे हैं ना, इतने छोटे से बर्तन में पूरा दबा के रखा गया है, अभी खोल देंगे तो बहुत दूर तक फैल जाएगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो गैस है बहुत अधिक जो होते हैं संपीड़नशील होते हैं, बहुत ज्यादा इनको क्या कर सकते हैं हम लोग दबा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। गैस के जो कण होते हैं तीव्र वेग से अनियमित गति करते हैं, यानी कि इनके जो कण है क्या है, अंतरा आणविक बल ऐसे ही कम है और कण दूर दूर है और गति जो ज्यादा ही है सब में। तो इसके वजह से ये क्या करते हैं, अनियमित गति करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर सब फड़फड़ाने लगते हैं, बहुत तेज गति करते हैं। तो आप यहाँ से इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए गैस के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, जिसके वजह से अंतरा आणविक बल ज्यादा होता है। अब ऐसे समझ सकते हैं कि अंतरा आणविक बल ज्यादा होता है जिसके वजह से कण पास पास होते हैं। द्रव में वही अंतरा आणविक बल थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा कण दूर दूर हो जाते हैं, रिक्त स्थान ज्यादा हो जाता है। गैस में वही अंतरा आणविक बल नगण्य हो जाता है और कण बहुत दूर दूर हो जाते हैं, जिसके वजह से अनियमित गति करते हैं और इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ठोस, द्रव, गैस और कणों के बीच में आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। आइए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए विसरण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे विसरण क्या है तो आप इसको अपने दैनिक जीवन के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़ते रहते हैं घर पे पढ़ते हैं बैठ करके, और इससे नीचे खाना वाना बनता है अपने घर में, कहीं रूम में किचन में खाना जब बनता है तो हम लोग बैठे रहते हैं और वही से कहते हैं कि आज कितना अच्छा खाना बन रहा है, इससे महकते हैं ना हम। तो ये सुगंध हमें कहाँ से आ रही है सर, इसके बारे में कभी आप सोचे हैं? तो आइए हम आपको आज दिखाते हैं विसरण। जब दो भिन्न पदार्थों के कण स्वतः मिल जाते हैं, यानी कि दो अलग अलग जो पदार्थ हैं उनके कण जो है आपस में स्वतः मिल जाते हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है। जैसे देखिए सब्जी की जो सुगंध है, या पूरी बन रहा है या खीर बन रहा है या हलवा बन रहा है, जो कुछ भी, उसका जो सुगंध है, सुगंध के जो कण है इसे गैस वाले, वो हवा में जाकर के क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो स्वतः मिल रहे हैं। और वो हमें क्या होता है, हवा के माध्यम से हमारे पास तक आता है और हम अपने नाक से सुगंध लेते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और हम लोग पढ़ाई छोड़ करके और कहाँ भाग जाते हैं, खाने भाग जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो विसरण है, दो भिन्न पदार्थ जब स्वतः मिल जाते हैं तो क्या होता है, विसरण हो जाता है। देखिए विसरण वह प्रक्रिया है, विसरण जो क्या है, एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से अंतः मिश्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंतः मिश्रित, यानी कि एक दूसरे के अंदर ऐसे घुल मिल जाते हैं, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास। और ऐसे कणों के रिक्त स्थान के में क्या हो जाते हैं, समावेश के कारण होता है। यानी ऐसा क्यों होता है, तो जो कणों में रिक्त स्थान होता है उसमें समावेश, यानी कि उसमें समा जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उसी में समा जाते हैं, उसमें समावेश हो जाते हैं, जिसके वजह से यही विसरण होता है। आइए हम विसरण के कुछ उदाहरण देते हैं आप लोगों को। देखिए द्रव में ठोस का विसरण, द्रव में किसका विसरण, ठोस का है। तो द्रव का मतलब पानी, और ठोस हम चीनी ले लेते हैं। तो जब पानी में चीनी को आप डाल देंगे, पानी है उसमें चीनी डाल देंगे, और हम थोड़ा सा जल्दी रहता है तो उसको हाथ से हिलाते हैं तभी घुल जाता है, लेकिन हम हाथ से नहीं भी घुलाएं, पानी में केवल ऐसे चीनी डाल के छोड़ दें, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि चीनी जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी कि पानी में घुल जाएगा। तो ये स्वतः हो जाती है। तो इस तरह से ये विसरण में, द्रव में ठोस का विसरण का आप एग्जाम्पल इस तरह से आप दे सकते हैं। द्रव में द्रव का विसरण, तो पानी में आप स्याही डालेंगे या पानी में नील डाल देंगे तो स्वतः एक मतलब पूरा पानी में क्या हो जाएगा, नील या स्याही जो भी रहेगा
वो घुल जाएगा। तो पानी में पानी यानी कि द्रव में द्रव का जो मिश्रण, आप इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं। द्रव में गैस का मिश्रण, जैसे जल व ऑक्सीजन एक दूसरे में मिश्रण होता है, जिससे मछली जो होती है सांस लेती है। आप लोगों को पता होता है कि जो मछली होती है जल में ही सांस ले लेती है, तो ऑक्सीजन जो होता है ना जल में रहता है उससे लेती है। तो द्रव में जो गैस का मिश्रण है, जल व ऑक्सीजन का मिश्रण, आप इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है।